हम लोग आपके साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। फील्ड में आप लोगों को ही काम करना है, कैसे करना है, क्या हमें करना है, क्या हमारे दायित्व हैं, उनको इन 2 दिन में हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और हमारे सीएचओ हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमारे बीच में आज जो मास्टर ट्रेनर हैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय जी, ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। इनको एक बहुत लंबा अनुभव है आयुर्वेद के बारे में, बहुत अच्छी नॉलेज है, इनका विभिन्न क्षेत्रों में काफी अनुभव है। आयुर्वेद के अलावा इनका अनुभव निर्माण के क्षेत्र में, कि मेडिसिन कैसे निर्माण करती है, एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो आपको बहुत अच्छी जानकारी ये प्रदान करेंगे। आप लोग इनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना, क्योंकि वही बातें आपके काम आने वाली हैं। ज्ञान आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। साथ में सरकार की ये भी उम्मीद है कि जिन जिन स्वास्थ्य सेवाओं की जनता को आवश्यकता है, आप उस जनता की आवश्यकताओं को आसानी से किस तरह से पूरी कर सकती है, उसमें भी आपको प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो सरकार ने आज यहाँ पर इन 2 दिवस के सेशंस के बीच में आपको गाइडलाइन भी दी है। उन गाइडलाइन को आप जरूर पढ़िएगा। आपके पास जो किट है उसमें गाइडलाइन है किस तरीके से आप जनता की सेवा कर सकते हैं, यह उसमें बताया गया है। हम लोग भी इन 2 दिनों की ट्रेनिंग में हर सेशन में आपको बीच बीच में अपने अनुभव भी शेयर करते रहेंगे। गाइडलाइन जो है उसको सरल भाषा में आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं पहला वाला जो सेशन रह गया था उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे मास्टर ट्रेनर को आमंत्रित करूंगा। नहीं, कैंसर तो बहुत पुराना है, कैंसर तो हो ही रहा है, लेकिन आजकल सबसे बीपी और डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मैं हमेशा अपने आसान को कहती हूँ कि ये डिजीज मुझे जरूर से जरूर बताओ, क्योंकि इसका प्रिवेंशन ही किया जा सकता है। ना तो एलोपैथ में इसका इलाज है और ना आयुर्वेद में आप प्रिवेंट कर सकते हो इसको। लेकिन अगर एक बार हो गया और बहुत ज्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, इसकी पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन चलती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि हम उसको पहले डिटेक्ट करने के बाद हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी कि जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो हमारी प्रकृति है। प्रकृति क्या होती है जनरली कोई जानता है? प्रकृति क्या होती है? प्रकृति जो होती है मतलब आदमी किस स्ट्रक्चर का है, क्या मतलब कैसे बोलता है, कैसे बातें करता है, क्या खाता है, सब एक मतलब पेरेंट्स की 4 औलादें होती हैं, 4 डिफरेंट होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि सबकी प्रकृति जो होती है, जीन अलग अलग होते हैं। तो जीन कब डिसाइड होते हैं? जब मतलब वो कंसेप्शन होता है, उसी वक्त उसका जो सीजन होता है वो डिफाइन हो जाता है, ये आदमी इस प्रकृति का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति को डिफाइन करते हैं, मतलब हम उससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। आज की डेट में ASWC का जो मेन मोटो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे चला गया है, क्योंकि हमें बीपी को और डायबिटीज को क्योर करना है और कैंसर को भी करना है, ट्यूबरकुलोसिस को भी करना है, सर्वाइकल कैंसर को भी करना है। तब कर सकते हैं जब हम इसको पहले डिटेक्ट कर लें। और डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? हमारे आप लोग, क्योंकि आप लोग सब जगह जाते हो, सबसे मिलते हो, आप जितना टाइम देते हो उनको, जितना वो आपसे फ्री होते हैं ना, उतना हमसे नहीं होते। तो आप जनरली एक पब्लिक को जानते हो कि मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसका मेन है कि अगर आप लोग इस स्ट्रीम में अच्छा रोल करोगे तो आयुष्मान भारत की जो महत्वपूर्ण योजना है ये तभी सक्सेस हो सकती है, नहीं तो ये नहीं हो सकती। हम लोग लाख कोशिश करते हैं, लेकिन आप ही हो, इसको आपको ही करना है। अब ये कैसे पहचानना है कि आप लोग मतलब इनको बोलो कि इनको डायबिटीज हो सकती है, इनको बीपी हो सकता है, ये आप कैसे समझ सकते हो? उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉडिफिकेशन, उसकी सब कुछ देख, जैसे मान लो मेरे को देखो, मैं लगता है कि मैं पॉपुलर बॉडी हूँ, डेफिनेट आपको लगेगा कि मेरे अंदर कफ ज्यादा है। मतलब प्रकृति कभी भी एकल नहीं होती, प्रकृति द्वंद्व होती है। आयुर्वेद में 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जो प्रकृति होती है 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एकल प्रकृति नहीं होती, लेकिन एकल द्वंद्व प्रकृति में क्या होता है, ये डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट होने का मतलब होता है अगर इंसान कफ है तो उसमें कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होगी,
ज्यादा हानि होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है कि आयुर्वेद जो होता है प्रिवेंशन पे ज्यादा बल देता है कि जो भी बीमारी हुई है उसको आप प्रिवेंट करो। क्यों तो करेंगे कि भाई मेडिसिन देंगे, लेकिन अगर इंसान स्वस्थ रह सके तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। उसके स्वस्थ रहने के सबसे अच्छा क्या है, डायबिटीज। आप लाइफस्टाइल को चेंज करके शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब लोग ये बात जानते हो क्योंकि जितने लोग हैं, मतलब चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो मतलब यंग हो, जो भी है, आप उसको खान पान से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। यही दो मेन डिजीजेस हैं जो हमारी मेन फोकस है। और ये क्यों होती है, प्रज्ञाभ्यास होती है। प्रज्ञाभ्यास में क्या होता है, जानबूझकर की गई गलतियां। जो हम कहते हैं कि हम खाना खा के और सोएंगे, तो खाना खा के सोएंगे इसका मतलब तो जानबूझकर तुम्हारे को कह रहे हैं हमारी बात सुनो, है कि नहीं? तो आप लोगों को ये समझना है कि ये चीज आपको नहीं करनी है। और एक मेन हमारा आयुर्वेद का जो मतलब फोकस है वो है योगा। तो आप लोग एएनसी नहीं करते हो, एएनसी में भी योगा होता है। ये फॉरेन में सबसे ज्यादा प्रचलित चीज है। जो हमारे यहाँ सेजरियन सी सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, लेकिन फॉरेन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक्सरसाइज और योगा को प्रमोट करता है। और 5 ऐसे आसन होते हैं जो एएनसी में किए जा सकते हैं। वो आसन आप ये सब तो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे बैठने के होते हैं, उनके नाम है। आप यूट्यूब पे देखो और आप अपनी एएनसी जो भी आती है उनको प्रमोट करो कि आप ये चीजें करो जैसे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगा। बच्चा नॉर्मली नीचे आए तो सी सेक्शन होने से बच जाएगा, क्योंकि सी सेक्शन होना कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो आप लोग ये कर सकते हो। एनीमिया है, एनीमिया को पहचानने के लिए तो एएसडब्ल्यूसी में जो प्रोवाइडेड हमारे पास आज की डेट में जो फैसिलिटीज हैं वो सबसे अच्छी है कि हम प्रेगनेंसी किट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबको बता रहे हैं जनरली क्या होता है कि जब मतलब मदर जो होती है फीड कराती है उस वक्त उसको वो लगता है कि वो कंसीव नहीं कर सकती। मेरे पास सबसे ज्यादा ओपीडी में ऐसे केसेस आते हैं कि लैक्टेशन पीरियड में वो कंसीव कर देती है और उनको पता नहीं चलता। फिर वो ये कहती है कि नहीं हमें एमटीपी किट दे दो, हम ये बच्चा नहीं चाहते। एमटीपी किट का सबसे साइड इफेक्ट क्या है, सिस्ट होना, फाइब्रॉइड होना, यूट्रस को एकदम खराब कर देता है। एमटीपी किट को नहीं देना चाहिए किसी को भी, जानबूझ के सिस्ट कराना। पीसीओडी मोस्टली कॉमन डिजीज है आज की डेट में पीसीओडी। और पीसीओडी का जो सबसे अच्छा इलाज है वो चाहे वो एलोपैथ वाले हो चाहे आयुर्वेद हो, क्योरेबल ही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो पीसीओडी को कंट्रोल कर सकती है। ये टोटली हार्मोनल डिजीज है और टोटली खान पान के ऊपर निर्भर है। आप जितना उनको एक्सरसाइज के लिए प्रोवाइड कराओगे, जो चीजें उनको डाइट में लेनी चाहिए वो बताओ कि ऐसी चीजें लो, तो उनके क्या होगा कि हार्मोन उससे ठीक हो जाएंगे। तो पीसीओडी फिर क्या होता है, कंसीव करने के लिए अच्छा होता है। और जैसे आप एएनसी आ रहा है तो एएनसी में क्या होता है कि इंसान हीमोग्लोबिन डाउन है, आप कह रहे हो एनीमिक है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। उनको सबसे अच्छा सोर्स है, उनको बोलो थोड़ा गुड़ खाएं। गुड़ खाने से सुबह सुबह क्या होता है, एक तो ब्लड का संचार बहुत अच्छा होता है और दूसरा होता है कि उनकी एनीमिया धीरे धीरे करके दूर होती है। अगर आप एलोपैथिक फॉर्म में आयरन ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट उनको गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को मेन मुद्दा मतलब इसलिए रखा गया है कि आप हमको ये बताओ कि इस आदमी को ये डिजीज है। और जो डाटा जैसे आप लोगों ने मतलब हमारी आसान ने हमसे पूछा था कि हम एक ही एरिया में घूम रहे हैं तो हम वही वहाँ पे भी दे रहे हैं जो डाटा है, आपको भी वही डाटा दे रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है? तो हाँ ये संभव है, बस ये है कि आपकी रिपोर्ट सही में ठीक होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने पर्ची बनाया उनको दूसरा दे दिया हमें दूसरा दे दिया, क्योंकि वो आगे जब प्रोसीड होगा तो क्रॉस चेक होके गलत गलत। हाँ, और हमारी थेरेपी उनकी थेरेपी टोटली डिफरेंट है। मतलब वो चाह रहे हैं कि मेडिसिन से, हम चाह रहे हैं कि उनको प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंट के लिए क्या कर रहा है एसडब्ल्यूसी में, इसीलिए योगा इंस्ट्रक्टर रखे जा रहे हैं। जो हमारी होम रेमेडीज हैं उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई आप घर पे ये चीजें खा के ऐसे ठीक हो सकते हो, तो आपको क्या जरूरत है हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की, ठीक है? थोड़े थोड़े जो प्लांट्स हैं, जैसे हमारे एसडब्ल्यूसी में काफी प्लांट ऐसे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। तो आप लोग उनको खुद पढ़ के भी बता सकते हो और मतलब उन लोगों को नॉलेज भी दे सकते हो कि आप ये प्लांट लो, इससे करो। जैसे जगदीपपुर में सबसे ज्यादा खुजली होती है, लोगों को स्किन की डिजीज बहुत ज्यादा है,
मेरे हॉस्पिटल में नीम का पेड़ लगा हुआ है। मैं हर आदमी को कहती हूँ कि तुम नीम की खली ले जाओ, नीम का तेल लगाओ, गंधक लो, उसमें सब कुछ मिलाओ, और आप यकीन नहीं करोगे वो एलोपैथिक रिफर्ड ऑयल है मेरे यहाँ में। और सबसे ज्यादा स्किन के पेशेंट को मैं ठीक करती हूँ। उसका रीजन है कि अब जितनी भी चीजें उन्होंने जैसे एंटी फंगल खाया वो सब रेजिस्ट हो गई। तो क्या हुआ कि आप होम रेमेडीज जो पहले थी वही आज में है, बस उनका यूज उन्होंने कम करना कर दिया। उसका सोर्स आप नहीं बता सकते कि ये चीज करो। अब जैसे बहुत से लोग हैं कि मतलब एक स्वस्थ आदमी की परिभाषा क्या होती है? मैं स्वस्थ हूँ, आपको लग रहा है? मैं स्वस्थ नहीं हूँ। क्यों नहीं स्वस्थ हूँ? स्वस्थ जो होता है, जो स्वस्थ इंसान होता है, उसका मतलब पहचान ये होती है, उसको समय पे नहीं लगता, उसको समय में भूख लगती है और वो हर चीजों को अपनी शक्ति से कर सकता है। लेकिन हम सब में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो स्वस्थ हो। हमें टाइम पे भूख नहीं लगती, हम टाइम पे अपनी अगर चाहें कि कॉन्स्टिपेशन है, 90% लोग कॉन्स्टिपेशन है। रीजन क्या है इसका? हमारी लाइफ स्टाइल। हम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? क्योंकि हमको सोना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे ज्यादा मतलब क्यों बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज होती है, सबसे कम होती है। सब ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि उसमें रेज का इफेक्ट सबसे कम होता है, इसीलिए बोलते हैं। अब जैसे ठंडी आ रही है, आप 90% लोगों की कोई जो था वो नहाते नहाते हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस का पेशेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप सर पे डायरेक्ट पानी डालोगे वो भी ठंडा, बूढ़े लोग जानबूझ के बोलते हैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, सबसे गलत चीज है। क्योंकि बॉडी के अंदर एक प्रेशर क्रिएट है, जो मतलब ब्लड अपनी फ्लो से बह रहा है, ब्रेन उसको नीचे प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपने यहाँ डाला तो क्या होगा कि सर्कुलेशन पे अचानक इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट चाहेगा कि जल्दी जल्दी पंप करके इसको आगे करो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर वो वहां पे नहीं पहुंच पाया तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने ठंडा पानी सर पे डाला तो क्या होगा कि वो अचानक आपको ठंडी लगेगी और नीचे जहां भी रुका ब्लड वो तुरंत शरीर वहां से पैरालाइज हो गया। तो आपको क्या समझाना है कि ठंडी में आपको गुनगुने पानी से पहले पैर के तलवों पे डालना है, फिर धीरे धीरे करके घुटने पे डालना है, फिर हाथ पे डालना है, फिर पेट पे डालना है, फिर मुंह पे डालना है। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो मतलब जनरली गलतियां करते हैं। कल मेरे यहाँ एक पेशेंट आया, 75 ईयर का था, उनके दोस्त थे, वो उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड वो हमारे दोस्त की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई, वो बाथरूम में गिर गए। तो मैंने उनसे पूछा, वो उन्होंने काफी पुराने पेशेंट है, 75 ईयर के हैं। तो मैंने उनसे बोला कि कैसे हुई, तो बोले कि वो ठंडे पानी से नहाते थे, पता नहीं चला उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये रीजन है और ये बहुत कॉमन सी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आप लोगों को ये बेसिक चीज समझा सकते हो कि ऐसी चीजें करो, एएनसी में बताओ कि योगासन करो। और मतलब अगर आप किसी से पूछते हो कि मतलब भाई आपको भूख लगती है, जैसे परसों एक टीचर आई, वो कह रही है कि मेरे को पता नहीं, वो 4-5 महीने से ऐसा लग रहा है मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। लेकिन मैंने 3 महीने पहले अपना सब कुछ टेस्ट करा था, सब नॉर्मल था। मैंने कहा ठीक है मैडम, हट जाइए। फिर मैंने उसका ब्लड टेस्ट किया तो HbG कम था और उनको यही नहीं पता था कि उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है। मैंने शुगर कराया तो देखो 3 महीने में भी शुगर इतनी बढ़ सकती है, वो नहीं कर सकती थी। एक होती है टेंशन शुगर, वो उनके इस ड्यूरेशन के 3 महीने में उनको बहुत सी फैमिली प्रॉब्लम में टेंशन आई, उनको वो टेंशन शुगर हुई। उनको हो सकता है तब शुगर ना हो। अगर उनको ये बात उसको पता चल जाए टाइम पे कि आपको ये टेंशन शुगर हो गई है, अभी मैंने उनसे पूछा आपको टेंशन है, उन्होंने बोला मुझे बहुत टेंशन है। मैंने कहा आप मेडिकल लीव लो, थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करो, देखो आप ठीक हो जाओगे। अब मैं डेफिनेट बता रही हूँ आपको, वो एक महीने बाद ठीक हो जाएगी। वो मेडिकल पे चली गई, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका शुगर इतना बढ़ गया है। तो एक टाइप की टेंशन शुगर भी होती है जो इंसान को साइलेंट किलर के रूप में मार देती है। तो उसको आप लोग दे सकते हो, बचा सकते हो किसी की जिंदगी। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन आप ही लोग। हमारे पास तो इंसान आता है सबसे लास्ट में, आपके पास अप्रोचेबल चीजें हैं, आप उनके पास घर में जाते हो, हर व्यक्ति को समझते हो। ये जो डाटाबेस और फैमिली फोल्डर, ये हम लोग को जो आप लोग बताया गया ना, मैं कहती हूँ कि नहीं आप सही से अपने फील्ड में काम करो। जैसे मैं कहती हूँ ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ठीक है ये, क्योंकि उसको गवर्नमेंट आगे वो चीजें हेल्थ में, क्योंकि ये तो भाई इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके साथ वो रह रहा है। जनरली ट्यूबरकुलोसिस को लोग छुपाते हैं, कहते हैं कि हमें ये चीज बतानी नहीं है किसी को। क्योंकि मैं दूध का काम करता हूँ, एक दूध वाला था हमारे लोकल, बोला कि मैडम ऐसा हो सकता है कि ये हमारी डिजीज किसी को पता ना चले और मैं ट्रीट करूँ।
मैंने उसको समझाया कि देखो भाई, उसकी जो एरिया की आशा रही होगी, लंदन उसकी भी है। उसने उस घर में जाके ये नहीं देखा, उसके पहले उसको उसने क्या किया, आधी दवा खाई फिर छोड़ दिया। उसका छोटा बच्चा था लगभग 15 साल का, उसको इन्फेक्ट कर गया, पूरा लंग खत्म, एक ही जगह था उसके। तो उसने बोला कि मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि ये समाज हमें कहेगा कि अरे इनको तो ट्यूबरकुलोसिस है, हम इनसे दूध नहीं लेंगे। मैंने उसको इतना काउंसलिंग किया, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने बोला कि ऐसी कोई डिजीज नहीं है कि जिसको समाज में बैनर की तरह, जैसे तो लोगों को पहले कोरोना बहुत लोग थे, कोरोना नहीं है, कोरोना को प्रिवेंट करना था, ऐसी ट्यूबरकुलोसिस है। अगर आप उसको डायग्नोज करके बताओगे तो वो उस मेडिसिन को गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और इसका मेन है कि स्पूटम से ही डायग्नोज होता है, क्योंकि ये जितनी ज्यादा रेजिस्ट होती जाएगी उतनी ही मेडिसिन उसकी आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए इसकी डायग्नोसिस ही इसका प्रिवेंशन है। लेकिन क्या है, डायग्नोस तब होगा जब वो बताएगा, और वो बताएगा ही नहीं हमें। आप लोग उसको देख के बता सकते हो। आप लोग उसके घर जाओ तो आप लोग देख सकते हो इसको खांसी आ रही है, तो आप उसको पूछो धीरे धीरे करके, क्योंकि उसके और जो परिवार के लोग हैं ना, उनको आप बचा सकते हो। वो तो बचेगा ही बचेगा, उसके बच्चे बच जाएंगे। और ये होगा ना कि उसको ये नहीं उसको ये भी समझाओ कि ये जो डिजीज है ना, ये कहीं हम बैनर के थ्रू नहीं बता रहे हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप समाज से निष्कासित हो। आप थोड़े समय के लिए अपने आप को अलग रखो, जिससे आपका परिवार बच सके। और आप उस काम को जब करो तो थोड़ा अपना मास्क लगा के करो। आप, क्योंकि अभी तो वैसे कोरोना चल रहा है, सब मास्क लगा सकते हैं, बोलो आप मास्क लगाओ, थूकते वक्त मास्क लगाओ, ऐसे खुले में मत थूको, क्योंकि वो ऐसी डिजीज है कि उसको तो हो ही नहीं है, वो पूरे समाज में स्प्रेड करेगा। इसीलिए प्रिवेंशन जो है वो आयुर्वेद का मूल मोटो है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को बचा सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। वही हमें करना है। ठीक है? जैसे सरकार जो है हमारी अपडेट कर रही है और हमें उसके अंदर क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे उसको अच्छा बनाना है। अपने आसपास के क्षेत्रों के जो भी गांववासी हैं, स्कूल है, जितने भी सारे लोग हैं, उनको कैसे हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सके, इस चीज के लिए हमारा जो सरकार है इसको बढ़ावा दे रहा है। तो आज मैं आपको सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क के तहत 12 चीजों के बारे में बताऊंगी, जो कि सेवा वितरण क्षेत्र है, मतलब हमें कैसे किसी चीज को हैंडल करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले है गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय देखभाल। आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हो, आप सभी को याद है कि जब प्रेगनेंसी होती है वहां से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, उसके टीकाकरण से लेकर और बड़े होने तक आपको क्या क्या करना है, वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो उनके साथ ही रहते हैं, गाँव वासियों के साथ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको कैसा खाना पीना, कैसा क्या दिनचर्या, क्या गड़बड़ी चर्या मतलब क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप उनको जानकारी दें। ठीक है, ये तो हो गया सामुदायिक स्तर पर, मतलब जो आसपास है, ये जो आप बताओगे उन्हें क्या खाना है, कैसे रहना है। ठीक है, और आसपास में जो औषधीय पौधे होंगे, घरेलू उपचार, अगर उल्टी हो रही है तो क्या करना है, अजवाइन का पानी पीना है, गैस हो रहा है अजवाइन का पानी पी लो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी। और साथ में योग कराने का विशेष ध्यान देना है, चाहे वो गड़बड़ी भी है लेकिन उसी के अनुसार उसको योग करा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो गंभीर योग है वो नहीं करा रहे हैं, जो आसानी से होने वाले और जो उनके अनुकूल है उस योग को हमें कराना है। उसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, HWC के अंदर हमारे पास उनको लाना पड़ेगा। आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे और आपके द्वारा फिर उन लोगों को जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो जब आप HWC के अंदर जब आओगे, हम उनकी जांच करेंगे किस चीज की, जैसे अगर अनीमिया है उस चीज को हम देखेंगे। अगर उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस को ना सुबह सुबह जी में चलता है बहुत सारी औरतों को जब प्रेगनेंसी में, और बहुत सारी महिलाओं की गैस बनती है ना। और इन चीजों को कैसे ठीक करना है आयुर्वेद के जरिए, ये हम आपको HWC में हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। इसमें क्या क्या आप योग कर सकते हो और क्या क्या आपको खाना पीना है।
फिर आ जाता है इसमें रेफरल साइड परिवर्तन। मतलब अगर हमारे हाथ में से जैसे कोई गंभीर बीमारी होगी, अचानक से दिल की धड़कन रुक गई है बच्चे की, उन्हें महसूस दे रहा है गड़बड़ी को, तो क्या करेंगे आप? रेफरल यूनिट में जाएंगे, क्योंकि एसडब्ल्यूसी के लेवल का वो कार्य नहीं है। तो जो भी आपका उच्च स्तरीय बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके उनको चेकअप करा सकती हैं। और जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सिजेरियन डिलीवरी हो, जहाँ जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको जानकारी देनी है और वहाँ पे एडमिट करा देना है। कई बार होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है, पोस्टमार्टम डैमेज, मतलब प्रसव से पूर्व बहुत सारी लेडीज को क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कैसे रोकें? उसको क्या करना है? आप एसडब्ल्यूसी लेवल पे तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या बड़े अस्पताल में लेके उन्हें जाना है तुरंत, ताकि उसके बच्चे की और उसकी जान बच सके। कई बार होता है पोस्टमार्टम हेमरेज, बच्चा होने के बाद भी बहुत लोगों को ब्लीडिंग होती है ना, प्लासेंटा वहीं रह जाता है और फिर उसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इस दौरान क्या होता है, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और जो लेडी होती है वो कॉन्शियस हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश हो जाती है, चुटकी भी बढ़ने लग जाती है। तो ये ना आपके बस की है ट्रीट करना, ना हमारे बस की है ना। तो इसके लिए क्या करना है? रेफरल यूनिट, जो भी बड़ा अस्पताल होगा आपके गांव के पास, शहर के पास, तो उसको रेफर कर देना है आपको तुरंत। उन्हें घर वालों को भी बता देना है कि ये जटिल समस्या है, इसको घर में ना सुलझाए और तुरंत इनको वहां लेके जाए। अब उसके बाद ये वाला जब पूरा हो जाता है, माँ डिलीवरी हो जाती है, नवजात बच्चा पैदा हो जाता है, तो अब हमारा काम क्या है? दोनों को संरक्षण देना। माँ को तो आपने रेफरल में पहुंचा दिया है, बच्चा हुआ है उसको देखना है आपको कैसे सांस ले रहा है ना। सबसे पहले आया बच्चा पैदा हुआ, उसका प्लासेंटा से अलग किया, एम्बिलिकल कॉर्ड को फिल अप करा। उसके बाद देखना उसमें नीलापन तो नहीं पड़ा हुआ है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा। नीलापन पड़ा है तो मतलब एस्फेक्सिया होता है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो दूसरा सेवा वितरण क्षेत्र हमारा है, नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। तो सामुदायिक स्तर पर हम क्या करेंगे? बच्चा पैदा हो गया तो परिवार वालों को समझाना है हमने कि भाई ये बच्चा है और इसके और उसकी माँ की स्पेशल देखभाल करनी है। अगर आपको लगे ये सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है, दूध पीने में दिक्कत हो रहा है, गले में उसे अटकन जैसी हो रही है, तो उस बारे में एचडब्ल्यूसी में जानकारी लेके आप हमसे राय ले सकते हो। अब जब आप एचडब्ल्यूसी में आ जाते हो, बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, माँ भी नॉर्मल है, तो आप बच्चे को वहाँ लेके उसकी मालिश कर सकते हो हल्के हाथों से, क्योंकि आयुर्वेद में जो है स्पेशल मेडिकेटेड तेल भी आते हैं जो कि बच्चे की मालिश के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे तेल तो आप लगाते ही हो, बच्चों को सभी लगाते हैं, हमने भी लगाया, आप लोगों ने भी लगाए होंगे, तो पता ही है कि कितने महत्व का है मालिश करना। साथ में माँ को कैसे दूध पिलाना है बच्चे को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या करती है माएँ, लेट के दूध पिलाती है, बिस्तर में पिलाती है, तो क्या होता है ये जो हमारा मुंह और कान का एरिया है, नाक का एरिया है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो पीते पीते वो बच्चे के कान में भी चला जाता है। तो फ्यूचर में क्या दिक्कत होती है? कान में सेप्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को खुजली होगी, बार बार ऐसे ऐसे करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किस वजह से रो रहा है। तो इसलिए कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना है, जब भी पिलाना है तो ऐसे थोड़ा सा उसका जो सर है ऊंचा करके बैठ के तब आराम से पिलाना, ठीक है। उसके बाद आपको रेफरल साइड में कब जाना है? रेफरल साइड में अगर बहुत कम वजन का बच्चा है तो उसको फिर रेफरल बड़े सरकारी अस्पताल में जाके उसको भर्ती करना है, वहाँ उसकी देखभाल करनी है। और फिर क्या होता है, अगर सांस लेने में उससे दिक्कत हो रही है, नीलापन उसमें हो रहा है, कहीं कोई इन्फेक्शन सा, लालीपन सा कुछ दिख रहा है आपको, तो तुरंत उसे बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। कई बार होता है बच्चा पैदा होता है और एकदम से डायरिया हो जाता है, दस्त की शिकायत हो जाती है और डिहाइड्रेशन की परेशानी हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता रहता है, दूध नहीं पीता है, तो किन कारणों से हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, तो बड़े अस्पतालों में जाके उसकी जांच करवानी है। और अगर समय से पहले अगर बच्चा पैदा हुआ तो कई बार क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। विटामिन के क्या करता है, वो खून को जमाता है, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लीडिंग होने से रोकता है, बहुत जरूरी है। इसलिए विटामिन के की जो इंजेक्शन है बहुत जगह बहुत अस्पतालों में तुरंत लगा दिए जाते हैं,
ताकि आगे चल के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। टीका कराने तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता ही है, हर महीने तुरंत उसी टाइम से शुरू हो जाता है, ये जरूर कराएं। और जितने भी इमरजेंसी वाले केसेस हैं सबको रेफरल यूनिट में ले जाना है। फिर जो तीसरा सेवा वितरण क्षेत्र आता है वो होता है बचपन और किशोर स्वास्थ्य देखभाल सेवा। बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, स्कूल जाने लग गया, तो उसका ध्यान रखना है हमें सामुदायिक स्तर पर, क्या प्रॉपर स्कूल जाए, है ना। आजकल स्कूलिंग तो बहुत जरूरी है, सबको पता है, जो घर में रहेगा तो कुछ भी नहीं करना है, स्कूल जाना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। और कैसा खाना खाते हैं, आजकल बच्चों को मैगी मोमो चाउमीन यही पसंद है, लेकिन हमें उसमें ध्यान रखना है, लगाम रखनी है कि बच्चा अच्छा पौष्टिक खाना खाए, है ना। और बच्चों का ध्यान योग की तरफ, प्रार्थना की तरफ, ये सब लगा रहे। और उनकी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए, सुबह किस टाइम उठे, नहाना प्रॉपर, खाना प्रॉपर, सही टाइम पे सही चीजें अगर वो करेंगे तो आगे जाके उनका स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक गैजेट से दूर रहना, जो आजकल की मेन प्रॉब्लम हम लोग की, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, सभी इस बात से बहुत परेशान है कि बच्चे रोज मोबाइल देखते हैं, 2 मिनट छोटे मोबाइल देखते हैं, है ना। तो उस चीज से हमें उनको बहुत दूर रखना है, उनको थोड़ा सा दो, उसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है बच्चों को, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देना है, थोड़ा सा दो, अपना होमवर्क वगैरह जो भी करे थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ने में दो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लगातार वो उसके पीछे ही पड़े रहे। तो इस चीज की देखभाल भी हम ही लोगों को करनी है ना अपने स्तर पे। और जंक फूड से दूर रहना, और बचपन बचपन से हम हाइट ले रहे हैं, वो उसे कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना, दूध पिलाना है उसे, हरी सब्जियों के सब चीज। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, सोच में भी चेंजेस आते हैं, तो उस चीज को हमें सॉल्व करना है, बाहर से आके तो कोई करेगा नहीं। आप मम्मी हो, पापा हो, घर में जितने लोग हैं उसे हर चीज के बारे में जानकारी देते रहना समय से पर। सहज शिक्षा, वहाँ से बालों का झड़ना, कई बार क्या होता है बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, हार्मोनल उनमें चेंजेस होते हैं, तो उनके गलत रास्ते पे जाने का भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आपको धीरे धीरे उनको हर चीज, हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देनी है, ठीक है। बच्चा बड़ा हो रहा है, कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाए, इस चीज की भी जानकारी आपको ही देनी पड़ेगी, आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपकी ही है ना। चाहे अगर बगल कोई भी बच्चा हो, हम तो वर्कर्स हैं, हम कहीं भी किसी के साथ भी अच्छा बोल सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। उसके बाद है उन्हें बताना है कि पौधों के बारे में जानकारी देने की, हमारे आसपास कितने औषधीय पौधे हैं, क्या है, और हमारी रसोई से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है। गैस हो रही है, अजवाइन ले लो, खांसी जुकाम हो रहा है, तुलसी के पत्ते ले लो, लेमन ग्रास ले लो, ये तो हमारे जो ये आया हर्बल गार्डन के अंदर हमारे हॉस्पिटल में भी लगा है। किसी को भी किसी के बारे में जानकारी हो, तो जानकारी चाहिए हो तो अपने CHO से पूछ लीजिए कि कौन सा पौधा किस काम आता है, तो वो आपको जानकारी दे देंगे। फिर इसी के अंदर आता है HWC में देखभाल। अगर बच्चों को बार बार संक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार खांसी हो रही है, खुजली हो रही है, तो इस चीज के लिए आप CHO के पास आ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे ठीक होगा। और पाचन संबंधी समस्याएं, किसी को गैस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसकी जानकारी भी आप हमसे ले सकते हो। फिर अब इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, किशोरियां लड़कियां एडोलसेंस एज में पहुंच रही है, तो उनकी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है ना, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो कई लड़कियां घबरा जाती हैं, ना आपसे शेयर करेंगी ना हमसे करेंगी, तो उनसे एक ऐसा अपने संबंध बनाना है कि वो हर चीज हमसे शेयर करें, वो परेशान ना रहे, हम लोग की ड्यूटी है वो, चाहे आप एज आशा, एज मदर हो, चाहे हम डॉक्टर हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो किशोरियों की जो भी दिक्कत है उनको हम आपस में सुलझा दें। तो इसके लिए हमसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि अगर उन्हें कष्ट आता मतलब डिसमेनोरिया, पीरियड्स के टाइम पे दिक्कत हो रही है, तो हमें उसमें क्या क्या उनको चीजें करनी है कि उन्हें दिक्कत ना हो। पीरियड्स के टाइम बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि उन्हें लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, जी में चल रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी उबाल के गर्म बॉटल का सेक दे सकते हैं पेटों में, ठीक है। ठंडी चीज बिल्कुल नहीं देनी है, उन्हें रेस्ट करवाना है, आपको भी जानकारी होगी ये चीजों की। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही तो पेन किलर ले सकते हो आप, लेकिन ये है ना, कईयों को होता है, बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होती है,
कौन सा पैड, किस तरह का पैड यूज करें, उनको सब किसी को फ्लो कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, तो ये जानकारी उनको देंगे। और सबसे ज्यादा महत्व इसमें है स्वच्छता। इसमें क्या है, हाइजीन, सफाई, साफ सफाई ये बना के रखना है। अगर जहाँ सफाई नहीं रखोगे तो साथ में उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, तो जो बाद में जाके विकराल रूप भी धारण कर सकता है, और उसमें सभी को दिक्कत होगी, माँ बाप को भी होगी, उसको भी होगी, और समाज में भी आगे दिक्कत होती रहती है। रेफरल साइड क्या होता है, कई बार बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, सही नहीं खाना खा रहे, तो उनको ऐसे उसमें डाल सकते हैं केंद्र में, जहाँ पे पोषण से संबंधित जानकारी भी दी जाती है और उनको पोषित भी किया जाता है। फिर है गंभीर कुपोषण, कईयों को हो जाता है एनीमिया, खून नहीं बनता है या खून की कमी हो जाती है, तो उस चीज का भी उनको देखना है कि हरी सब्जी खिलाए उन्हें। बहुत ही ज्यादा जब होता है तो हमारे हाथ में भी खिलाने से भी नहीं होगा, तो उसके लिए क्या आपको हायर सेंटर उनको रेफर करना है, जहाँ से एनीमिया वगैरह के लिए फोलिक एसिड, आयरन वगैरह के उनको इंजेक्शन लगेंगे, तब जाके उनका लिमिट में वो सब चीज आएगा। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो रेफर करना है उनको। अगर उनमें कोई विकलांगता हो तो वो HWC लेवल पे तो होगा नहीं, उसको भी बड़े अस्पताल में जाके उनको जांच करवानी है। अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कोई लड़की है उससे पीरियड समय पे नहीं हुए, 18-19 साल की हो गए तब भी उसे पीरियड नहीं हो रहे, तो क्या करना है, उसे बड़े अस्पताल जाके सब जानकारी देनी है उसको, उसके सारे टेस्ट करवाने हैं, और आवश्यकता के अनुसार जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना है। अब ये उम्र ऐसी होती है ना, जब लड़के लड़कियां क्या होता है कि जैसे नशे का आजकल बहुत चल रहा है, तो उसमें ज्यादा उनका दिमाग चल जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो इस तरफ ना जाके योग प्राणायाम के उसको ज्यादा है ना। फिर इसके अंतर्गत पांचवा जो पॉइंट है वो सकारात्मक रोगों का प्रबंधन। सकारात्मक मतलब जो फैलने वाला है, एक दूसरे से फैल जाता है, मैं छींकी, वो आप पे ड्रॉपलेट्स गए, पे गए, वो छींके, ऐसे फैल जाता है एक दूसरे से। तो गांव में क्या होता है, एक आदमी को हो गया ये, दूसरे को भी हो गया, तीसरे को हो गया, तो पूरा गांव इसमें क्या हो जाता है, सब चपेट में आता है। तो इन रोगों को हमें कैसे रोकथाम करना है इसके बारे में, तो सामुदायिक स्तर पर हमें क्या करना है कि इसके रोकथाम के लिए और जानकारी के लिए हमें विशेष गोष्ठी रख सकते हैं, कोई प्रोग्राम कर सकते हैं जहाँ सब लोग आए और ऐसे बताएं कि मास्क पहन के रखें, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार सैनिटाइज करते रहे या हाथ धोते रहे। और HWC लेवल पे हमें क्या करना है, सामान्य जुकाम का उपचार। क्या होता है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए HWC में आए, वहां से दवाई ले जाए, घर में स्टीम भी लें, जो भी जानकारी जिसको जो है, तुलसी के पत्ते चबा लो, लेमन ग्रास ले लो, है ना, लौंग इलायची वगैरह जो भी उसका काढ़ा बना लो। और हमारे वहाँ इस बार आयुष किट भी आई है और बाल रक्षा किट भी आई है, वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है इसमें। अगर घर में किसी की भी है तो वो एक दूसरे को दे के उसको सब लाभ को जा पाते हैं अपने आप, ठीक है। अगर आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी है, ठीक है, ये भी हो जाता है बहुतों को, इसका भी ध्यान रखना है। और दुर्बलता से उबरना, बहुत लोगों को कमजोरी आ जाती है बहुत ज्यादा, उससे उबरने के लिए सही समय पे खाना और कितना खाना न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग वो देखना है। रेफरेंस साइड, अब क्या होता है, सर्दी को जुकाम को हमने इजीली लिया कि भाई सर्दी हो रही है, ये खा लेंगे, दवाई ले लेंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है वो ठीक नहीं हो पाता है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना है, रेफर करना है, उसे बड़े अस्पताल में जाना है, ताकि वहाँ पे पता चल सके कि बुखार इतने दिनों से हो क्यों रहा है ना, एक कारण नहीं है इस चीज का, इसके बुखार आने का मतलब हमारा शरीर इंडिकेशन दे रहा है कि अंदर कुछ है, कुछ गंभीर है जो कि दवाई लेने में ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जानकारी आपको रेफरल साइट में जाके वहाँ पे टेस्ट करके ही होगा। फिर रेबीज, कई बार कुत्ते काट लेते हैं गाँव में, शहरों में कहीं भी काट लेते हैं, तो उसका इंजेक्शन वगैरह आपको बड़े अस्पताल में ही लगेगा। और हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, लीवर डिसऑर्डर हो गया, और मसल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए आपको रेफरल साइट में जाना है। अब जो छठा पॉइंट इसके अंदर आता है, एक्यूट सरल बीमारियों और मामूली बीमारियों के लिए सामान्य रोग की देखभाल। तो जैसे इसके अंदर क्या है, उदर की बीमारी अगर हो गई, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेट में अल्सर बन जाता है, जैसे मुंह में हमारे छाले देखे होंगे आपने, वैसे ही आंतों वगैरह में भी अल्सर बन जाते हैं, तो जो भी आप खाओगे ना, पेट में बहुत जलन होगी, बहुत दर्द होगा, आदमी खाना नहीं खा पाएगा, जो भी खाएगा तो उसे पेट में दर्द होगा। तो इन चीजों के लिए क्या करना है आपको,
दवाइयाँ हमसे ले सकते हो आप, या फिर ठंडी चीजें खानी है, इसकी मतलब जानकारी आपको प्राप्त करनी है, हमारे पास आ जाइए। तो फिर वहाँ पे लीवर संबंधित डिसऑर्डर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और ये पाइल्स हो गई, फिस्चर हो गया, इन सब की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। अब रेफर कब करना है, अभी कब करना है आपको, जब बहुत ज्यादा अल्सर जैसे बहुत बड़ा हो गया, अब वो दवाई से भी ट्रीट नहीं होगा, तो उसको रेफर करते हैं। तो वहाँ से आपका जो भी ऑपरेशन सर्जरी जो भी होगा वहाँ पे करवा के तभी वो ट्रीट हो पाएगा। कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी, लेप्रोसी का भी कोई HWC में इलाज नहीं है, उसके लिए भी जो स्पेशल जो मेडिसिन और जो जगह है वहीं पे बिल्कुल ले जाके उनका इलाज करवाना है। और जो 7वां पॉइंट इसके अंतर्गत है वो गैर संक्रमित रोगों की पहचान, मतलब जो कम्युनिकेबल नहीं है, एक दूसरे को फैलती नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, वो एक दूसरे से फैलते नहीं है, जिसको है आपको है, कोई जरूरी नहीं है इनको भी हो, कोई जरूरी नहीं होगी, डायबिटीज हो गया, ठीक है। इनको कैसे ठीक करना है, इनका तो सबसे अच्छा इलाज है योग। एलोपैथिक में भी इनका इतना इलाज नहीं है जितना आयुर्वेद में है। सबसे आजकल तो जो योग के प्रति जो भी समर्पित है वही आदमी सबसे स्वस्थ है, ठीक है। तो जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, सबका इलाज योग है। दवाई के साथ साथ आप योग करिए तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा पड़ेगा। और राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से हम इस चीज का क्या प्रचार कर सकते हैं कि कैसे इन चीजों को हटाएं। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, सभी को पता है आजकल कैंसर की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ज्यादा तंबाकू लेने से कैंसर भी हो जाता है, तो सभी को पता है, फिर भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका उपयोग करता है उनको बताएं कि इसके क्या नुकसान है। फायदा तो कुछ नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान, तो सिर्फ नुकसान ही बताओ, गलत चीज का तो नुकसान ही बताना है। फिर आपस में आहार विहार संबंधी जानकारी एक दूसरे को दें, जो जानकारी हमें है हम आपको देंगे, जो आपको है आप अपने गांव वासियों को आसपास अपने क्षेत्रों में, क्योंकि हमसे ज्यादा तो आप लोग जुड़े हुए होंगे, हम तो उन्हीं लोगों को जानकारी दे पाएंगे जो हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, लेकिन आप सब लोग तो आसपास सब जगहों से जुड़े हुए हैं और आप लोगों से हम जुड़े हुए हैं, तो जो भी हमें काम करना है, जो भी जानकारी लगा देनी है, स्वास्थ्य शिविर लगाना है, वो आप लोगों की मदद से लगाएंगे। और फिर ध्यान, एक होता है मेडिटेशन, तो सभी ने सुना ही होगा, मेरे ख्याल से एक आदमी तो करता भी होगा। आजकल जो भी बीमारी है, ज्यादातर जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, ज्यादा टेंशन लेने से, सोचने से, इन सभी कारणों से ज्यादा होता है, तो हमें एक मेडिटेशन करना चाहिए सभी को। शुरुआत में तो ये लग नहीं पाता है मेडिटेशन, अगर इसको करते रहे एक्सपीरियंस के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप करके देखिए, मेरे कहने से कल से करना शुरू कीजिए, 15-20 मिनट, अगर नहीं समझ आता है यूट्यूब चैनल देखिए, उसमें भी बहुत सारी जानकारी है, अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो मेरे आसपास की आशाएं हैं, अगर उन्हें जानकारी चाहिए होगी तो वो HWC में आके पता कर लें। फिर HWC लेवल पे क्या है इसमें कि क्या क्या भोजन करना है, क्या क्या खाना है। अब जैसे पता ही है हाइपरटेंशन है, बीपी का मरीज है, तो उसे नमक की मात्रा बहुत कम लेनी है, बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, टेंशन नहीं करनी है, तो उन्हें क्या खाना है, कैसे रहन सहन है, इसकी जानकारी आपको उन्हें देखनी है। शुगर है, अगर डायबिटीज है, उसमें मीठा नहीं खाना है, समय समय पे खाना है, लेकिन कम खाना है और अच्छा खाना है। मोटापा भी एक बीमारी है, ये नहीं है कि मोटापा देखने में अच्छा है तो वो अच्छा होगा, नहीं, ये भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। मोटापे के कारण ही आजकल शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, सभी बीमारियों की जड़ है, लिपिड्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और आगे चल के बीपी पेशेंट बनना ही बनना हो जाता है। तो रेफरल साइड के लिए क्या है इसमें, अगर हाइपरटेंशन वगैरह है तो हम रेफर करेंगे पंचकर्म सेंटर पे, जहाँ पे अच्छा पंचकर्म होता है। सब पंचकर्म आपको पता होगा, आयुष के अंतर्गत एक अलग से विभाग है, इसमें पाचन, सेवन, सब मालिश वगैरह सब कुछ होती है, शिरोधारा होती है, ये होती है, तो वो आप वहाँ ले जाके पंचकर्म सेंटर में ले जाके शिरोधारा, मेडिटेशन, ये सब आप उनको करवा सकते हैं। फिर जो 8वां पॉइंट है इसमें वो है सामान्य नेत्र और ENT समस्याओं के लिए देखभाल। तो सबसे पहले तो हमें घर में ही ध्यान देना है कि नीचे अगर जमीन पे कुछ चीनी वीनी, नमक वगैरह गिरा हुआ है, उसको
उसको हमेशा सफाई करके रखना है। कीड़े मकोड़े आते हैं, बच्चे खेलते खेलते हैं, उनके कान में कुछ जाए, अगर कान में कुछ चला जाता है तो सबसे पहले घर में ही उसका निवारण करें, और फिर अगर नहीं होता है तो उसे HWC लेवल पे ले, और हमारे बस से भी बाहर हो जाते हैं तो उसको क्या करना है, रेफरल यूनिट पे जाना है, बड़े अस्पताल में जाना है, वहाँ पे चाहे वो सर्जरी करके उनको ठीक करे, चाहे वो करे। और इसी अगर नॉर्मली क्या होता है, बच्चों के कई बार कान में दर्द होता है, चेकअप करा कुछ नहीं है, तो उसके लिए रेफरल साइट में जाके आप आयुष वाले रेफरल साइट में जाएंगे तो लस्या होता है, ठीक है, लस्या, तरपड़, ये सब करवा सकते हैं। आँख और कान गले की सभी प्रकार की बीमारियों का इसमें इलाज होता है। फिर जो 9वां पॉइंट है, सामान्य मुख की समस्याओं के लिए देखभाल। अब तो सभी को पता है अपने कम्युनिटी लेवल पे कि रोज ब्रश करना चाहिए। अब तो सुबह शाम 2 टाइम जितनी बार भी आप खाना खाते हो उतनी बार बच्चों को आदत जरूर दिलाएं। पहले तो ये होता था कि हम लोग 1 या 2 बार ही करते थे, सुबह कर लिया रात में कर लिया, लेकिन जितनी बार भी खाना खाएं बच्चे कोशिश करिए कि वो ब्रश करें, ताकि मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित उनको बीमारियां ना हो। फिर पायरिया हो जाता है कई लोगों को, ठीक है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। विटामिन सी की मात्रा उनके खाने पीने में बढ़ाइए, और अच्छे से ओरल हाइजीन का उनको कहिए कि ख्याल रखिए। रेफरल साइड में क्या होता है, कई बार मुंह में घाव बन जाते हैं, वो ठीक नहीं होता है, दवाई खाने में भी ठीक नहीं होता है, खाने में उन्हें दिक्कत होती है, और बहुत दवाई लेने पर भी वो ठीक नहीं होता है, तो उसकी जांच करनी है। क्योंकि आजकल जो ओरल कैंसर होता है वो छोटा सा अल्सर के रूप में शुरू होता है, और आगे जाके वो कैंसर का विकराल रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमें उन्हें जांच के लिए बड़े सेंटर में भेजना है, ताकि वो कैंसर ना हो जाए। फिर उस चीज के लिए हमें सर्जरी अगर करने की जरूरत पड़ी तो सर्जरी कर सकते हैं। फिर जो 10वां पॉइंट है, बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। अब सभी गांव में सभी जगह तो बुजुर्ग लोग रहते हैं, आगे चल के हम लोगों ने भी यही होना है, तो उन लोगों का विशेष हमें ध्यान रखना है, और जो उनके पास जानकारी है उन्हें प्राप्त करें, ठीक है, उनका अच्छे से विचार विमर्श लें, हर चीज में जानकारी प्राप्त करें। एक उनके साथ एक गोष्ठी आयोजित करें, अगर किसी को कोई दिक्कत है बीपी की, शुगर की, तो उनके बारे में उसको जानकारी प्राप्त कराएं। और एज तो एक नंबर होता है, हमें स्वस्थ रहना है तो हर चीज को समय में करें। ये नहीं कि हम तो बुढ़े हो गए जी हम घूमने नहीं जा सकते, अब हम ये नहीं खा सकते, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। टाइम से हर चीज करते रहोगे तो बुढ़ापा भी हम पीछे पीछे खिसकता जा रहा है। ये नहीं है कि 60 साल में आदमी आजकल बुढ़ा हो जा रहा है, सोच होती है बूढ़े। अगर 60 साल में भी आप ये सोचे कि हम स्वस्थ हैं तो हम बुढ़ापे को भी हरा सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देनी है। अपने आसपास जितने बुजुर्ग हैं उनको अच्छे से सलाह मशवरा करना है, उनके साथ अच्छे से बात करनी है, परिवार वालों को भी समझाना है कि बुजुर्ग लोगों को ये कोई बीमारी नहीं है, इनको कि अलग रखा जाए, नहीं, सबके साथ मिलजुल के आपस में काम करना चाहिए। इसमें फिर क्या है, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ये बुढ़ापे में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। और HWC लेवल पर योग तो हो ही गया, दिनचर्या का पालन करना है, समय पे ब्रेकफास्ट करना है, समय पे उठना है, समय पे दिन में खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उनके बॉडी के हिसाब से उन्हें कितनी जरूरत है, और बीमारी के हिसाब से उन्हें क्या देना। ऋतुचर्या, अब सर्दी आ गई है, बहुत लोग मैं ये देखती हूँ कि स्वेटर ही नहीं पहनते, और फिर खांसते में आ रहे हैं कि मैडम जी खांसी हो रही है, फिर भी स्वेटर नहीं पहन रहे, तो ये क्या होगा, ऋतुचर्या का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो इससे लाजमी है बीमारी तो हो गई, खांसोगे तो बुखार भी हो गए। बच्चों को भी स्वेटर नहीं पहनाते, बहुत बार हम बोलते होने, लेकिन फिर भी कि क्यों भी है, ठीक है, समझिए आप। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऋतुचर्या का विशेष ध्यान रखना है, दिनचर्या का भी विशेष ध्यान रखना है। फिर मांसपेशियां संबंधी, मसल संबंधी दिक्कत आती है कईयों को, और मसल्स खींचती है, स्ciatica का दिक्कत हो जाती है, इन सब में आपको क्या करना है, पंचकर्म थेरेपी करानी है, और वहाँ पे रेफरल यूनिट तब आ जाते हैं जब बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होने लग जाती है। फिर 11वां पॉइंट इसमें है, दवा और ट्रॉमा सही। कई बार क्या होता है, आसपास के क्षेत्र में कहीं आग लग गई, या घर में ही कुछ इमरजेंसी हो गई, आग लग गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। पहले तो आपको प्राथमिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है, वहाँ पे प्राइमरी उसको ट्रीटमेंट देना है कि क्या कर सकते हो आप, कितना कर सकते हो। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो बड़े रेफरल सेंटर में जाके ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है। कई बार जानवरों के काटने से भी इन्फेक्शन हो जाता है और रेबीज तो होता ही है, इसके लिए आपको रेबीज के टीके लगवाने के लिए बड़े अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। कई बार इलेक्ट्रिसिटी को छू रहे हैं, बल्ब खराब हो गया, उसे ठीक कर रहे हो तो झटका लग जाता है ना, तो उसके लिए भी आपको रेफरल यूनिट में जाना है। तो जो बारहवां जो पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य रोग की जांच और प्रबंधन। कई बार क्या होता है, जैसे कई बोले तो फैमिली मैटर भी होता है, कई होता है अचानक से बीमार हो जाता है आदमी, साइकोलॉजिकली उसे दिक्कत हो जाती है, इसमें डिप्रेशन का भी आता है, किसी को दौरे पड़ते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज जरूरी तौर पे तो हम नहीं कर सकते, आपस में बात करो, उसे मेडिटेशन कराओ, ये करो, लेकिन ठीक तो फिर भी नहीं होते, उन्हें समय समय पर दवाइयों की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा उसे इसकी दिक्कत हो रही है तो उसको बड़े अस्पताल में ले जाके शिरोधारा वगैरह करा सकते हैं, एलोपैथी में ले जाओ तो वहाँ पे जाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए, मेरा सेशन खत्म हो गया। धन्यवाद। अभी आप किसी ने भी अभी अपनी कोई भी क्वेरी नहीं लगाई है। आप ये बताइए कि आपको तक क्या लगा कि हम जो इतना सारा काम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है? कि आप एक स्वस्थ नागरिक बनाए बेसिकली, ताकि जो हेल्थ के आपके ऊपर जो इतना खर्च हो रहा है, एक तो उसको बेसिक लेवल से प्रिवेंट किया जा सके। आप पढ़ रहे हैं कि हम एनसीडी डायग्नोज कर रहे हैं, क्यों डायग्नोज कर रहे हैं? कि अगर वो पेशेंट पहले ही डायग्नोज हो जाएगा तो आपको आगे के लेवल पे जाने की उसको मेडिकेशन की और फर्दर जो उससे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, जैसे आंख का रेटिनोपैथी वगैरह है, ये सब ना हो, तो आप उसको अर्लियर लेवल पे ही डायग्नोज कर सके। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एक हेल्थ सेक्टर सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने आप ही ये सारी हेल्थ फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड कर सके, तो इसलिए इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही वर्क नहीं करेगा। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या है? कोलैबोरेशन या ये कन्वर्जेंस, इसका मतलब है मिलजुल कर काम करना। मिलजुल कर काम करने में सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट के और जितने भी सेक्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा, जैसे एजुकेशन सेक्टर है या कोई एनजीओ हेल्थ के फील्ड में वर्क कर रही है, तो वो इस तरीके से मिलजुल कर काम करें कि हमारा जो बेसिक हमारा मोटो है कि हर एक बंदे को हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाई जा सके और उसकी हेल्थ ठीक ठाक रहे। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है कि आपको सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, चाहे उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे उसमें हमारा एजुकेशन सेक्टर हो। ठीक है, तो इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो डिक्लेयर हुई थी उसमें स्पेशली कहा गया था कि इसे सिर्फ आपके राज्य के लेवल पे नहीं, सेंटर और स्टेट वो भी मिलकर काम करेंगे साथ में। ऐसा नहीं हुआ कि आपको जिम्मेदारी है कि स्टेट को भी स्टेट ये करेगी और सेंटर ये करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना तो एक सिंगल एएचडब्ल्यूसी, ना एक हेल्थ डिपार्टमेंट सारी हेल्थ जैसे हेल्थ फैसिलिटी सबसे लोएस्ट लेवल पे जो पर्सन है उस तक पहुंचा सकता है। उसमें अलग अलग तरह से चेन बिल्डअप होगी कि आपको देगा हेल्थ डिपार्टमेंट से एलोपैथी पे गया, फिर हमारे आयुष के पास गया, आयुष से नीचे के लेवल पे गया आशा उसको, क्योंकि बेसिकली आप जो है हर घर में 6 घर सर्वे करती है हर घर में, तो बेसिक कहाँ जुड़े हैं? आप लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी जितनी फैसिलिटीज हैं उनको पहुँचाने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो इसमें क्या है कि ये इसीलिए किया गया है कि हेल्थ फैसिलिटी सबसे लोअर लेवल को प्रोवाइड की जाए, और इसका मेन मोटिव ये है कि हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए। अब इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो हम दे रहे हैं, जो डिलीवरी फ्रेमवर्क दे रहे हैं, इसके अलावा हेल्थ जो है हमारी वो सिर्फ इन्हीं रीजंस, इन्हीं कारणों पे एएनसी होनी चाहिए, ये सब होते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, तो बेसिकली उनको एड्रेस करने के लिए कि उनको उसी लेवल पे ठीक कर दिया जाए ताकि वो हेल्थ को इफेक्ट ना करें। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 7 फील्ड हैं जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है स्वच्छ भारत अभियान, जो सबसे पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 में। आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या करना होता है? आप ये बताइए। क्या करेंगे आप? जो घर से होम टू होम सर्वे कर रहे हैं या आप जब जा रहे हैं तो आप उनको क्या कहेंगे कि आप अपने आसपास का, अपने एरिया का ये साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हो गया एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में।
लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, उसमें पर्सनल हाइजीन जो साथ में इन्वॉल्व होती है। पर्सनल हाइजीन से आपको पता है कि कौन कौन से, जैसे आपका एनवायरनमेंट बहुत ओवर क्राउडेड है, बहुत उसमें आपके घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लाइट बहुत अच्छे से नहीं आती है, या बहुत मॉइस्चर रहता है, उसमें आपको क्या है, कौन कौन से, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मुझे इचिंग होती है पूरी स्किन में, पर्टिकुलरली एट नाइट, तो स्कैबिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे, अगर बहुत मॉइस्चर रहता है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, लाइट प्रॉपर नहीं आती है, तो वहाँ टीबी ट्यूबरक्लोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं और क्राउडेड तो भी वहाँ पे टीबी होने के बहुत चांसेस हैं। या दूसरा ये है कि उस एरिया में पानी का बहुत अच्छा मतलब क्लीन वाटर नहीं आ रहा उस कंडीशन में। आपको पता है अगर आप क्लीन वाटर नहीं ले रहे तो आपको डायरिया और ये सब इस तरह की आपको डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही उसमें है, आप उसमें टाइफाइड भी लेते हैं कि आपको बहुत टाइम से लगातार फीवर हो रहा है, क्यों, आपको पता है कि आपको हमेशा बोलते हैं कि आप खाना जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, पानी बिल्कुल प्योर होना चाहिए, अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है तो उबाल के ले लीजिए, ये तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। आपके घर में वेंटिलेशन होना चाहिए कि जब भी हो कि कुछ खिड़कियां या कुछ इस तरीके का हो कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। स्कैबिस के पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप नीम के पानी से नहाइए, या इसमें यह है कि आपने बिस्तर प्रॉपर धूप में सुखाइए, कपड़े गर्म प्रेस करके पहनिए, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको नेचुरली ही बता सकते हैं। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान तो एक बहुत लार्ज स्केल पे चलाया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक संस्था नहीं इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट के अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी इन्वॉल्व हो रही है उसमें। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये तभी कामयाब हो जब उसमें एक सफाई कर्मचारी से लेके ग्राम प्रधान से लेके सभी लोग इन्वॉल्वमेंट हो गए। इसलिए गवर्नमेंट ने इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, मतलब सिर्फ हेल्थ सेक्टर नहीं, सभी सेक्टर मिलकर करेंगे काम। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर्स जो है सारे बच्चों को हाइजीन के बारे में समझाएं कि आपको खाने से पहले प्रॉपर हाथ धोने हैं, या आपको पानी उबाल के पीना है, ये सब चीजें। तो जो इनसे होने वाली बीमारियों के ऊपर जो हेल्थ सेक्टर का खर्चा हो रहा है उसको वहीं भी प्रिवेंट किया जा सके और हमें पूरा एक अभियान चला सके। सेकंड है, इसमें हम जो गवर्नमेंट कह रही है कि कौन से सेक्टर पे वर्क करना चाहेंगे, टोबैको एडिक्शन, तंबाकू के सेवन। अब ये है कि लोग चाहे तो किसी अपनी पर्सनल रीजन की वजह से या एक बार लेना शुरू करते हैं तो उनको एडिक्शन होता है, नहीं रह पाते, कि मतलब कुछ ऐसे अपने पर्सनल या फैमिली फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व है टोबैको एडिक्शन से। तो आप उसमें उनको ये बता सकते हैं कि अगर आप लगातार इसका सेवन करेंगे तो आपको जैसे हार्ट डिजीज होने के बहुत चांसेस हैं, टीबी भी होने के चांसेस हैं उसमें। और कई लोग ऐसे आते हैं कि तंबाकू गुटखा वगैरह लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनको, लगातार सूखी खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ, तो वही है ना, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उनको टोबैको एडिक्शन के, इवन आपकी ये जो शरीर की रोगों से लड़ने से ताकत है, इवन आर ए फैक्टर जो जोड़ों में दर्द, स्टिफनेस, घबराहट, वो भी कई लोगों को इसकी वजह से डेवलप होता है। तो आप ही उनको जब भी जाए घर घर में, अगर आपको लगता है तो आप उनको आप अपने लेवल पे काउंसलिंग कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट तो चलाएगी, वो तो डायबिटीज डे भी चला रही है, हाइपरटेंशन डे भी चला रही है, सब चला रही है, टीबी डे भी चला रही है, होम टू होम टीबी का सर्वे भी करा रही है ताकि वो अन्य स्टेज पे डिक्लोज हो सके। लेकिन ये तो आप बेसिक उनको समझा सकते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली आप उनको हिसाब में ये तो बता ही रहे हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए तो क्या बोल सकते हैं आप। सबसे पहले इसमें हमारा आयुर्वेदिक का, कि आपको बेसिकली रिलैक्सेशन किसमें आपने पढ़ लिया, योगा मेडिटेशन करा सकते हैं, उसको बोले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, लंबी गहरी सांसें, जब इसको लगे कि मेरे को टोबैको लेने की इच्छा हो रही है, कुछ भी इच्छा हो रही है, तो आप ये उसको ट्रेन कर सकते हैं इस चीज में ना। तो ये आप बेसिक एक काम कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो थर्ड इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर वायलेंस? बेसिकली जो आजकल फीमेल के लिए हम पढ़ते हैं कि बहुत हिंसा हो रही है, कि उनको मारपीट हो, या ये आप जेंडर डिफरेंस करते हैं कि कुछ फैमिलीज में अभी भी है कि लड़कियों की या लड़कों को लड़कियों की जगह प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो आप उनको जाके काउंसलिंग कीजिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक ही बराबर है, मतलब इस तरीके से। तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम चलाएगी वो एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस भी चलाएगी साथ साथ ना। इसके अलावा क्या है कि आप जहाँ वर्क करते हैं, गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट प्रोग्राम चलाया, आप जिस जगह पे वर्क करते हैं उसमें स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस किया जाए और उसको आपकी जो एफिशिएंसी, आपका काम करने की जो पावर है उसको कैसे बेटर बनाया जाए उस कंडीशन में। तो इसमें गवर्नमेंट इस पर वर्क करेगी। और वो साथ में कह रही है कि इंडोर और आउटडोर, मतलब घर के अंदर का और घर के बाहर का पॉल्यूशन दोनों कम करना है। अब आप बताइए, आप रोज पढ़ रहे हैं कि आजकल दिल्ली में बहुत AQI इंडेक्स जो है बहुत खराब हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AQI इंडेक्स? बेसिकली जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि हमें बहुत सारी सांस की दिक्कतें, स्किन प्रॉब्लम्स और ये सब हो रही है।
तो उसमें हम पेशेंट को अपने क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप बताइए, आप पंजाब से कह रहे हैं कि पराली जल गया इस टाइम, जिसका धुआं सारा वहाँ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? फैमिली को सजेस्ट करेंगे कि आप ये जो स्टबल बर्निंग है, कहीं पे भी अगर आप देखते हैं, आप वहाँ जाते हैं, तो उसको मना कीजिए। दूसरा, आउटडोर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए आप ऐसे प्लांट्स लगाइए जो ऑक्सीजन छोड़े मैक्सिमम। आप नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, और शायद इसलिए आपको सारे इतने सारे प्लांट्स हम मेडिसिनल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस तरह के प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो इस तरह के पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके। थर्ड वन है कि आपको घरों में, अभी भी गाँव में मेरे को लगता है कि बहुत जगह जो इंटीरियर के गाँव हैं वहाँ पे भी अभी गैस पहुँची नहीं है, अभी भी चूल्हे यूज हो रहे हैं जहाँ पे, जिससे धुआं बहुत निकलता है, वो भी एक पॉल्यूशन का कारण है। तो आप उनको कीजिए कि ठीक है, आप गैस जलाने के लिए आप ये बंद कीजिए और ये इस तरीके से प्रमोट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये मेन जो 7 मोटिव्स हैं जो हमने इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस में किए कि सिर्फ ये हमारे लेवल पे नहीं, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प लेके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ये हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमें इसके लिए एक तरह की मूवमेंट चलानी होगी। क्या पर्टिकुलर डायबिटीज डे है, जैसे भी 4-5 दिन पहले था, कि आप उस टाइम पे मूवमेंट बताइए कि डायबिटीज के बेसिक क्या रीजन हो सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, सबसे पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक किसी ने नहीं बताया कि डायबिटीज कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह के लाइफस्टाइल में डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। आप में से किसी को पता है, आप किसी को काउंसल कर रहे हैं कि आपको ना हो आगे जाके डायबिटीज, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे? मैंने ये तो क्वेश्चन करा था, मैंने क्वेश्चन ये तो करा था कि मतलब किसी को डायबिटीज। देखिए, फर्स्ट हम फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने के लिए, जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा ना फिजिकल एक्सर्शन है ना कुछ है, उसको सबसे ज्यादा डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप उसको क्या बोलेंगे? आप डेली वॉक कीजिए। ऐसा नहीं है, आप जो फूड लेते हैं उससे भी शुगर कंट्रोल होती है, लेकिन एक बेसिक आपको जैसे ये है कि आप उसको योगा कीजिए, उसको योगा के डायबिटीज के लिए पर्टिकुलर कि आप ये कुछ आसन है जो आप कीजिए पर्टिकुलरली, ठीक है ना। दूसरा, आप उसकी फैमिली हिस्ट्री से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर उसको फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप शुरू से ही प्रिकॉशन लेके चलिए, उसमें अपना शुगर लेवल डेली मॉनिटर कराइए, साथ में एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन एंड ऑल दीज एक्सरसाइज। कुछ हमारे खुद है, नीम है, चिरायता है, ये भी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको एलोपैथिक मेडिसिन देके ही कंट्रोल करेंगे, तो ये भी आप साथ में स्टार्ट सकते थे। ये नीम, चिरायता, ये मेडिसिनल प्लांट्स हम सब आपको डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए कर रहे हैं कि आप उनके मेडिसिनल जो गुण हैं, जितने भी औषधीय गुण हैं, वो आप उनको बता सकें। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है उसमें था पॉपुलेशन इन्यूमरेशन एंड फैमिली फोल्डर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो अब हमारी आशा इस समय कर रही हैं वो है पॉपुलेशन, मतलब बेसिकली फैमिली फोल्डर बनाना। पहले तो मीनिंग पता कीजिए, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन मतलब जनगणना करना एक तरीके से। अब इसका बेसिक क्या करना है, ये हमारे एक एरिया में एक AHWC है, ठीक है ना। वो AHWC कितने कैचमेंट एरिया, उसका कैचमेंट एरिया मीन्स कि वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, वहाँ के लोगों का फैमिली डाटाबेस बनाना। जब आप फैमिली डाटाबेस बनाएंगे तो उसमें जनगणना भी आएगी, उसमें फैमिली का रिकॉर्ड भी आएगा। मान लीजिए मेरे एरिया को, मेरा कैचमेंट एरिया 5000 है, मैं 5 गाँवों को कवर करती हूँ, उसमें 5000 की पॉपुलेशन है, वो मेरा एक कैचमेंट एरिया है। उस कैचमेंट एरिया में सपोज कीजिए आप काम करते हैं, मतलब 5000 में रफली आपको आइडिया दे रही हूँ, 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा है, तो आपको 5000 का मतलब वो एरिया कवर करना है। और उस एरिया को कवर करने के लिए मतलब आपको उसकी हर फैमिली का एक डाटाबेस बनाना है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन भी करना है साथ में, ठीक है ना। फैमिली डाटाबेस बनाने का मतलब है क्या, हम क्यों बना रहे हैं फैमिली डाटाबेस? हम इसलिए बना रहे हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटी मेरी AHWC पे अवेलेबल है, आपके थ्रू वो उन तक पहुंचे, उनके बारे में उन लोगों को पता चले कि मेरी AHWC पे क्या क्या हेल्थ फैसिलिटी दी गई हैं। तो जब हमें ये पता होगा तो आगे जो हम हेल्थ स्कीम बनाएंगे, बेसिकली हम उस पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी डिजीज के हिसाब से, उस हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे कि जिस एरिया में जो सी डिजीज ज्यादा है हम उसको वहाँ ज्यादा कवर कर सकें, ठीक है। बेसिकली अब इसमें क्या है, ये अब मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द पीपल इन दैट कैचमेंट एरिया, मतलब सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो मेरी AHWC को कवर करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमारे पास अगर कोई आया उसका नाम उसमें है नहीं है फैमिली फोल्डर में, तो उसको ट्रीटमेंट देने से कि नहीं वो HWC आपको ट्रीटमेंट नहीं देगी, ऐसा नहीं होगा। आप उसको लेके आएंगे, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे है नाम उनका लेकिन फैमिली फोल्डर में नहीं है, तो आप उसको लेके आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली
ये एक वे ऑफ एक्टिव कांटेक्ट है बनाने का पेशेंट के बीच में और एक HWC के बीच में, उसकी चेन की बीच की कड़ी है जो आप लोग हैं, क्योंकि अगर आप हमें ठीक से डाटा देंगे तो तभी हम वो आगे डाटा बना के रिकॉर्ड में मेंटेन कर पाएंगे, और तभी हम एक यूनिक हेल्थ आईडी बना पाएंगे, क्योंकि जब भी हम एक पूरी फैमिली की यूनिक आईडी बना देंगे, क्या करते हैं फैमिली फोल्डर में, फैमिली फोल्डर है किसी के पास इस समय? परिवार के जो कुछ नाम आ जाएगा स्टार्टिंग में, ये तो आप मेरे ख्याल से बहुत टाइम से भर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको फीडबैक पे और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, अभी आप इसको नहीं कर सकते। ये फोल्डर सबको दिया हुआ है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर आशा बोल लीजिए, इसको फैमिली एंड फोल्डर बोल लीजिए या फैमिली एम्पैनलमेंट बोल लीजिए, मतलब ये एक पूरी फैमिली का एक सिंगल रिकॉर्ड है ना। ये मान लो अगर राशन कार्ड है, राशन कार्ड पे हमने एक नंबर दे देंगे, बाद में उसको जब डिजिटल एंटर करेंगे, उसमें पहले से आपका नाम है, आशा किसका, किस गांव का, तो पहले आपको परिवार संबंधी जानकारियां में उसमें सब कुछ लिखा हुआ कि घर किस प्रकार का है, मां शौचालय की सुविधा कैसी है, पीने के पानी की, बिजली की, किस तरीके की। नेक्स्ट में आप उसका टेलीफोन नंबर, और जब नीचे भरेंगे तो उसमें उसका आधार आईडी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आधार आईडी नहीं है तो आप उसकी वोटर आईडी या राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर नहीं वो आपको अपना आधार दे रहा, जो अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे थे कि आधार नहीं दे रहा, मत दीजिए, वोटर आईडी तो होगा, वोटर आईडी तो हर कोई देगा, आधार में लोगों को भी लगता है कि मेरे बैंक से लेंगे, इस जगह से लेंगे। आप उनको ये बोलो कि आगे से ना आपको कभी हॉस्पिटल में जाओगे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आगे से जब लेटर में सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो आप कैसे वोटर आईडी सामने रखो, किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है। नहीं, वोटर आईडी तो ऐसी चीज है जो कोई भी देगा, आधार तो चलिए मान ही लो कि दूसरा पर्सनल यूज से लेके सामने रखो जो जरूरी है। ये तो बेसिक है, आप वहाँ चले जाइए बैंक में, आप कहीं भी चले जाइए, बताइए आपको फैसिलिटी दे देंगे, आधार कार्ड का आपका नंबर लिंक नहीं है, आपको अकाउंट से खर्च नहीं करने देंगे। तो उनको बोलिए कि हर चीज आधार से लिंक है, ये हमारे पर्सनल यूज के लिए थोड़ी यूज करेंगे, आप ही का हेल्थ डाटा बन रहा है इस समय पे। आप नहीं देना चाहते आधार, तो वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, राशन कार्ड दे दीजिए। राशन कार्ड तो बेसिक गाँव में इनको लगता है सबके पास होगा, राशन कार्ड में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ना वो किसी चीज से लिंक है इस समय पे, है ना। पर्सनल आईडी देने में सभी देते हैं, आधार कार्ड भी लोग हेजिटेट करते हैं देने में, तो वोटर आईडी ले लीजिए, क्योंकि राशन कार्ड आते ज़्यादा पर्ची बने हुए हैं इस टाइम पे, इसलिए राशन कार्ड देंगे नहीं। बहुत जगह बहुत एरिया में ऐसा है कि बहुत पर्ची राशन कार्ड बने हुए हैं, तो वोटर आईडी मांगिए उनसे, क्योंकि हमें बेसिकली आईडी प्रूफ चाहिए, इसमें लिखा हुआ है आधार आईडी, अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो प्रीफर वोटर आईडी या राशन कार्ड की जानकारी दें, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी, ये हम बना के देंगे, ये आप नहीं भरेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी, उसकी एज और उसका डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति, और अगर उसने कोई आयुष्मान योजना या कोई हेल्थ की गवर्नमेंट की चलाई से कोई ली हुई है तो वो उसका नंबर भी मेंशन करेंगे, ठीक है ना। छोटी सी नंबर नहीं करना चाहते तो मुझे स्कीम की जानकारी उसको पता है कि आपको बताना पड़ेगा, ये आयुष्मान योजना चल रही है, यहाँ पे से कार्ड बन रहे हैं, 5 लाख रुपए का उपचार है, वो तो आपको बता देंगे, तो वैसे भी तो हाँ लिख दीजिए उसको, ठीक है ना। निवास स्थान, क्योंकि कुछ क्या होता है माइग्रेंट लेबर भी होती है, मतलब जो टेम्परेरी आए हैं उस जगह पे, मतलब परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो ये आपको उस पर रेंट पे आए हैं या किसी काम की वजह से आए हैं, तो ये आपको उस पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा काम से अस्थायी प्रवास से कैसा है। अब ये एक तरीके से हमने एक फैमिली एम्पैनलमेंट कर दिया, एक फैमिली पूरी डिटेल भर दी हमने एक तरीके से, ठीक है ना। अब क्या हो गया, हमारे पास जब भी कभी बंदे को हमने आईडी अलॉट कर दी, हमने वो आईडी नंबर डालेंगे डिजिट से, उस बंदे की पूरी फैमिली का रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा, इसी से लिंक होकर फीडबैक आएगा, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट जो आपके पास चल रहा है, जिसमें आपने कहा था, हम लोग कह रहे थे कि 30+ अब 30+ भरेंगे इसको फीडबैक को, पहले 18+ का आ रहा था, लेकिन अब 30+ है, 18+ में नहीं भरेंगे उसी फैमिली के लोगों का जो 30 से ऊपर है। और आप इसमें मेरे ख्याल से कोई स्कोरिंग नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ भर के दे देता है मोस्टली, इसमें लास्ट में स्कोर लिखे हुए हैं। स्कोरिंग का पर्पस क्या है? नहीं, स्कोरिंग कर रखी हमने 0 1 2 3 4 लिखते हैं, चलिए लिखिए आप, इसका बेसिक पर्पस क्या हुआ, आपने स्कोर कर दिया, स्कोर का बात क्या पर्पस, इससे पता चलता है मैडम ये दिक्कत है बेसिकली उसको जिसका ग्रेटर देन स्कोर है उसको लाइफस्टाइल डिजीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको उसको ASWC पर लेकर आना है, ये बेसिक पर्पस इसका ही है। सिर्फ हमें स्कोरिंग नहीं करनी, हाँ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया,
तो आप क्या करेंगे, इसको ASWC पे लेके आएंगे और आप इसका अपने पास एक रिकॉर्ड जरूर रखेंगे हर आगे, क्योंकि ASWC के लेवल पे इतने रिकॉर्ड रखना हम लोगों के लिए फिजिबल नहीं है कि हम एक हाइपरटेंसिव का भी रखे, डायबिटीज का हम रखेंगे। हम जो हेल्थ कार्ड आपको दिए गए हैं बेसिकली हम लोग भरेंगे वो, जब आप उस पेशेंट को लेके आएंगे मेरे यहाँ, चाहे वो बाद में रिपीट में आता है तो उसका बीपी कितना था, उसका शुगर क्या था, उसका ये क्या था, वो रिपोर्ट हम भरेंगे बेसिकली। तो सीबेक स्कोर 30+ ही भरना है सामने का, पहले 18+ था, अब 18+ में नहीं भरेंगे। इसके अलावा किसी को कुछ फैमिली फोल्डर्स में कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ करना हो, कुछ पता करना हो? हमारे इस हरिद्वार जनपद के राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉक्टर स्वाति सुरेश जी, उनका अभिवादन करते हुए, क्योंकि आज रविवार है तो आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आप लोगों को जिन विषयों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है उनकी बात करके, सभी को रविवार है, अपने कार्य होते हैं, तो हम जल्दी ही प्रस्थान करेंगे वहाँ से अपना सारा काम करके। तो आज जो मुख्य रूप से बात करनी है, जो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो सीबेक फॉर्म को भरना है। कृपया ध्यान दीजिए, सभी लोग आप बात बंद करके सुनिए। वैसे तो सभी लोग प्रारंभ से ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आपके सीबेक फॉर्म है वो भरते आ रहे हैं, तो वैसा ही लगभग कार्य हमारा है इस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। तो जो ये हमारा बेसिकली समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र होता है, जो सीबेक होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो समाज में यानी सोसाइटी में गैर संचारी रोग होते हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और कुछ प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे टीबी है और बहुत सारे एपिडेमिक आ जाते हैं, जैसे आपके कई बार सोसाइटी में डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस प्रकार के रोग भी फैलते हैं। तो उनका प्रारंभिक स्तर पर जो पहचान है, उस पहचान का कार्य हम ही लोगों के द्वारा होता है और उसका पहचान करके जो इस रोग से ग्रसित है या होने वाला है, उसको समुचित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो सके। तो सीबेक फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो सब आप लोगों को पता ही है, जिसमें सबसे पहले जो आशा बहन होती हैं जो ये कार्य कर रही हैं उनका नाम है, उसके बाद जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उसके साथ में हमारी ANM बहन, उसका नाम, और कुछ जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के सिम्टम्स होते हैं उनके विषय में जानकारी, और कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं उनके विषय में उनके सिम्टम्स की जानकारी हम सभी जो हाउस होल्ड्स होते हैं, यानी सभी परिवार वाले हमारे क्षेत्र के, उनसे इन सब की जानकारी लेनी है। और इसी प्रपत्र के माध्यम से जो हमारे पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा हमको महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना है और उन्हीं को फुलफिल करके जो इस योजना का मूल उद्देश्य है उसको पूर्ण करना है। तो अब सीधे हम आ जाएंगे, जो जिस कार्य में हमें कठिनाई होती है वो होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जो है जो हर पैरामीटर के अनुसार हमको 100 रुपए देने की बात की गई है। 10 पैरामीटर हैं तो 10 में अगर हम 100% उसको करते हैं तभी हमको पूर्ण इंसेंटिव मिलता है।
यानी 1000 रुपए तभी मिलेंगे जब वो सारे 10 के 10 पैरामीटर फुलफिल होंगे। आगे तो इन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना है सबसे पहले। उसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है वो इन 10 पैरामीटर्स को पूर्ण करना है। तो सीधे हम उसी पे आएंगे अभी, जो हमारी पीएलपी गाइडलाइंस हैं। तो भारत सरकार ने जो इसके नॉर्म्स रखे हैं, एक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एक यूनिट माना गया है, एक प्रोजेक्ट माना गया है। तो उस यूनिट में सभी सदस्यों द्वारा यानी पूरी टीम द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसी के हिसाब से इंसेंटिव का निर्धारण होगा। तो जो मैक्सिमम लिमिट निर्धारित है वो एक आशा को 1000 रुपए है। 1000 पॉपुलेशन पे मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात की गई है। यहाँ मैं नॉर्मल एरिया की बात कर रहा हूँ, यानी मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में जो सरकार ने निर्धारित किया है वो 1000 की मैक्सिमम पॉपुलेशन पर 1000 रुपए प्रत्येक आशा को इंसेंटिव दिया जाएगा इस कार्य के लिए। और इसमें 10 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। हर पैरामीटर के लिए 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपीज पर पैरामीटर। और 10 के अगर पूरे के पूरे हम फुलफिल करते हैं नॉर्म्स, तो हमें पूरे 1000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें आप लोग सीएचओ और हम लोग और पूरे स्टेट के हमारे जो ऑफिसर मिलकर काम करेंगे, काम करेंगे। तो इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। समाप्ति में सबसे पहले मैं अपने मास्टर ट्रेनर का जो स्टेट के है हमारे डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी, उनका धन्यवाद देता हूँ। उनकी कल देहरादून मीटिंग थी, आज भी है ट्रेनिंग, देहरादून जाना है आज भी, लेकिन वो आप लोगों के लिए टाइम निकाल के हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर यहाँ है। मैं बार बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर जो बहु प्रतिभावान है, बहुत सारी उनके अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर 2 दिन ऋषिकुल में बैठते हैं, ओपीडी है ऋषिकुल में, वर्मा थेरेपी के नाम से सुरक्षित माहौल में। आपको कोई भी समस्या हो या आपके परिवार में आपके जान पहचान में, आप वहाँ जाकर डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, निःशुल्क कंसल्टेशन। आयुर्वेद की बहुत अच्छी नॉलेज है। दूसरा, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने हमारी सेशन को चुना, बहुत अच्छे तरीके से इसको कामयाब बनाया। अब आगे इस प्रोग्राम की सफलता आप लोगों पर निर्भर करती है, क्योंकि बेस लेवल पे आती है, दरअसल पे आती है। हम लोग तो दरअसल पे नहीं है ना। आप हैं सीएचओ के साथ में हफ्ते में एक बार भी अगर बैठ लेंगे तभी काम हो जाएगा। वो आपको गाइडलाइन दे देंगे कैसे कैसे काम करना है। वो भी नहीं समझा पाते तो हमसे टाइम लेके नहीं सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऑफिस के स्टाफ का, श्री वैभव जी का, जो आज इस समय मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कि उनके अथक प्रयास से इस वेन्यू का अरेंजमेंट उन्होंने किया। वेन्यू बाद में मैंने चेक किया, मुझे अच्छा लगा है ना, तब मैंने यस कर दिया, हाँ अच्छा वेन्यू है, हम लोग यहाँ प्रोग्राम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऑफिस स्टाफ का, जो कल से आपके साथ में लगा है। महेंद्र जी का, राघव जी हैं, हमारे ड्राइवर हैं, वो भी आना जाना साथ में करते हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वेन्यू के मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने में हमारी सहायता की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
लिए